कम इन प्लीज। ये टोकन हमें दे दीजिए। नंबर याद कर लिया आपने? बैठ जाइए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल। आपका हिंदी माध्यम में साक्षात्कार का? जी सर। तो अब अपना कास्ट और नाम नहीं है, आपकी आइडेंटिटी ये है। और इस नंबर के साथ अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दें, जिससे हम आपके बारे में जानें और उसी हिसाब से इंटरव्यू आपका आगे बढ़े। सर मेरा टोकन नंबर 1090 है और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने होम टाउन से ही प्राप्त किया है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से किया है। और सर अभी हाल ही में मेरा चयन पूर्व निरीक्षक के पद पर हुआ है। इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर। लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं है ये। अच्छा, और कुछ अगर ऐड करना चाहें, एक मौका मिले, बोर्ड आपको अवसर देता है अपने बारे में बताने का, कुछ अगर एडिशन या ऐड करना चाहें? सर अब मुझे डायरी लिखना पसंद। अच्छा, अभी आपको नहीं लगता 2014 में आपने बीटेक किया, ऑलमोस्ट 10 ईयर बाद सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है। आप जैसी जो फीमेल स्टूडेंट है, जिसका परसेंटेज मैं देख रहा हूँ, इट वाज वेरी अप्रिशिएबल। और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर ग्राफ खींचा जाए 71, 75, 76, तो फिर उधर के कैरियर को छोड़ते हुए और फिर सप्लाई इंस्पेक्टर तक का सफ़र की पीछे क्या तर्क क्या है? सर मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने मेरा एक दोस्त एनजीओ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग स्लम में बच्चों को पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ पे हमने देखा, तो वहाँ से मेरी रुचि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आई। तो मैंने सिविल सर्विसेज में प्रयास करने का सोचा और मैंने यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए और मैं यूपीपीसीएस देना सोचा। लेकिन सर क्योंकि मुझे इतना लंबा टाइम लग गया, तो मैंने दूसरे ऑप्शन के रूप में मैंने लोअर पीसीएस का भी एग्जाम दिया। और सर क्योंकि ये वैकेंसी 2019 की ही है, किंतु उसमें उसकी पूरी प्रक्रिया में ही 4 साल लगभग लग गए। तो मैं सप्लाई इंस्पेक्टर अभी बनी हूँ। आप सप्लाई इंस्पेक्टर हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जो आपकी विश है वो इस बार पूरी हो जाए। और लेकिन आप इंजीनियर भी हैं, हम उसको नहीं खोना चाहते, आपकी उस नॉलेज को। तो अगर मान लीजिए आप डीसी बनती हैं, पहली प्रेफरेंस डीसी है, तो आप अपने उस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करेंगी एज ए डीसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? हमें 3 स्टेप बताइए कि मैं ये चीज़ें करूंगी जो मुझे भीड़ से या दूसरे कैंडिडेट से अलग ऑफिसर बनाएगी। सर एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसी की एफिशिएंसी की। और सर इसमें स्पेस का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसमें कि बहुत कम स्पेस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होते हैं हमें। तो सर इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करूं या तो उसमें मैं उसको एफिशिएंटली करूं, कि उसमें मेरा एक तो ज्यादा टाइम ना लगे। और सर इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड आज का समाज भी हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है, तो मैं आईसीटी का उपयोग करना चाहूंगी, जिसके थ्रू मैं चाहे उनका मतलब कोई समस्या हो उसको सुलझाना या फीडबैक लेना उनसे। और सर अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही उपयोग करूंगी, जिसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर पहले के जो कम्युनिकेशन के साधन है, क्योंकि सारे लोग तो नहीं होंगे कि जो सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं रेडियो या टेलीविजन इसके थ्रू भी अवेयरनेस फैलाने का काम करूंगी। अच्छा, जैसे एक ऐप है असीम, सुना है इसके बारे में? असीम कुछ सुना है? जी सर सुना तो है, लेकिन सर अभी मैं पोर्टल है एक, जी सर। स्वदेश। जी सर। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड कुछ? हाँ जी सर सुना तो है, लेकिन सर मैं अभी रिकॉल। अच्छा, मैं जब एस्पिरेंट से पूछ रहा हूँ, पीसीएस में ही नहीं आईएएस में भी, जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर हम ऐसे ऐप का, ऐसे पोर्टल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, गवर्नेंस को लोगों तक ले जा पाएंगे। लेकिन जब फील्ड में जा रहे हैं लोग, आप जिस जगह के होंगे, गाँव देखे हैं आपने? जी सर मैं गाँव से। तो गांव के लोगों को, उनको रोटी कपड़ा और मकान और गेहूं चावल से मतलब है, वो ये पोर्टल वोटल की समझ नहीं रखते हैं। तो कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि नीड ऑफ आर तो है ही है, तो कैसे कहेंगे नहीं ये आपकी ज़रूरत है, कैसे समझाएंगी? सर उनको तो पहले मैं कोई एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि अगर जैसे कि मान लीजिए सर कोई किसान है, तो वो नॉर्मली क्या है, वो अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उन्हीं का उपयोग करके खेती कर रहे हैं, तो उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि जैसे कि अभी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई है, इसकी नॉलेज उन्हें नहीं है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उसमें कितना खाद डालना है या क्या। तो मैं उनको पहले बताऊंगी कि अगर आप इससे जुड़ते हैं, या फिर जैसे कि किसान टीवी है या किसान रेडियो भी चल रहे हैं सर,
तो अगर आप इनसे जुड़ते हैं और इनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको ये समस्या आ रही है, आपके खेत में कीट लग रहे हैं, तो आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो आप इससे आप अपना डेली जो आपके यूज की चीजें हैं उसे आप अपने घर में उपयोग भी कर पाएंगे। इसके अलावा सर उनको कि अगर कुछ सरप्लस में उनको मिलता है तो उसको बाजार में बेच के उससे फायदा भी। सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम लिया आपने, कभी देखा है या कभी उसके बारे में पढ़ा है? ये सब पढ़ा है, देखा तो नहीं। जैसे मान लीजिए आप किस जिले से हैं? सर अम्बेडकर नगर। अगर आपकी वहाँ की मिट्टी की सॉइल हेल्थ कार्ड अगर हम लेकर जांच कराएं तो क्या पता चलेगा उससे? सर एक तो उसमें पता चलेगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उसमें उसका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? अगर डिफाइन करना हो, जैसे एक लेमन को बताना हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? सर वैसे मुझे बताना हो लेमैन को तो सर मैं उनको बताऊंगी कि जैसे कि कोई आप जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो लेमैन के लिए तो सर मैं ऐसे ही उनको बता। ट्रांजिस्टर डिफाइन कर पाएंगे? व्हाट इज ट्रांजिस्टर? सर ट्रांजिस्टर जो है ये 3 नोड वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें इसका उपयोग एक तो एम्पलीफायर की तरह करते हैं और इसमें जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उसमें, क्योंकि जैसे कि 2 एन टाइप से कंडक्टर हुए हैं उसके बीच में सैंडविच करके पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगाते हैं, जिससे कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एक ही दिशा में फ्लो होगा और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इसको हम स्विच की तरह भी उपयोग कर पाएंगे, उसके वोल्टेज को पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह जोड़ के। अच्छा, जैसे आपने एनपीएन जंक्शन की बात की। अच्छा, अगर हम आज के दौर को देखें तो कम्युनिकेशन अब 5G तक पहुंच गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो सुरक्षा थी, खासकर जो भी हमारी हर तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर जो है सोशल, ये सब जो है थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई है? जी सर, इसे हम मानेंगे क्योंकि सर इसमें एक खतरा ये भी रहता है कि अगर कोई इसे हैक कर ले या फिर इसका इलीगल यूज करना चाहे, जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं तो इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। लेकिन सर अभी इसमें नया जो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आई है, अगर हम इसका उपयोग करें तो इसके दुरुपयोग से भी थोड़ा बच। डिफाइन कर पाएंगे ब्लॉकचेन? सर ये एक तो लेजर टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जैसे कि हम कोई ट्रांजैक्शन या कुछ करते हैं तो वो उस नोट पे वो दर्ज हो जाता है कि आपने, सॉरी सर, पब्लिक लेजर है, ओके। अच्छा, एक अभी जो आपने बात की कम्युनिकेशन को लेकर ब्लॉकचेन और ये सब की, हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत जैसा देश, गांधी बाबा तो उस समय, आप सोशियोलॉजी की भी स्टूडेंट हैं, वो उसी समय कहते थे कि मशीन यहाँ के लिए नहीं है, लोग बहुत हैं, काम चाहिए, हमें एमएसएमई और इस तरह की चीज़ों पे देखना चाहिए। अब हम एआई की तरफ जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो अब तो डिसीजन मेकिंग में भी हस्तक्षेप करने लगेगा। आने वाले समय में वो इमोशन भी रीड करने लगेगा, ये मत कहिए कि इमोशन नहीं रहेगा। तो फिर कैसे हम लोग, क्या भारत के लिए ये एक थ्रेट है या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? सर इसको दोनों तरह से ही देखा जा सकता है, क्योंकि एआई आने से एक तो लोगों का काम जो मिलना वो मतलब दुर्लभ थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनको बेसिकली अपडेट रहना पड़ेगा। जो स्किल्ड होंगे सिर्फ उनके लिए एक तो ये अवसर प्रदान करेगा, और जो समय के साथ स्किल नहीं हो पाएगा तो उनके लिए उनको ये किनारे कर देगा। और सर इसको, लेकिन क्योंकि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं, तो अगर हम एआई की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो भी सर हमारे देश के लिए हम इकोनॉमिकली और इंटरनेशनली नुकसान होगा। सर इनसर्ट का नाम सुना है? इनसर्ट या सर्ट इन, अच्छा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉ अभी पारित हुआ, उसके बारे में कोई जानते हैं? अच्छा, अभी एक सागर परिक्रमा इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, आप जानते हैं उसके विषय में कुछ? अच्छा, ऐसा माना जाता है, चूँकि आप समाजशास्त्र की आपका ऑप्शनल है, इधर ऐसे कुछ एक जो विद्वान है उनका कहना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कहीं न कहीं भारत में सामाजिक संस्थाएं, जो संस्थाएं, विवाह जैसी संस्था, उसके विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। आप सहमत हैं इससे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण वो कहीं न कहीं विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी सर,
ये बहुत लोग का ये कहना है क्योंकि महिलाएं अब जो है अपनी जैसे उनके साथ अगर कोई गलत काम होता है तो उसके लिए आवाज उठा रही हैं और सर जैसे कानूनी उपाय भी वो अपना रही हैं। लेकिन तो सर मैं इसमें उनकी भूमिका को नहीं मानूंगी, क्योंकि इसमें मैं ये मानूंगी कि जो मेल पर्सन है वो अपने जो पहले पैट्रियार्कल माइंडसेट है उससे अभी बाहर नहीं आ पाया है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि महिलाएं उसके बराबर आ रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी बजट पेश किया गया तो उसमें हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने स्वास्थ्य पर बजट पेश करते हुए भारत को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्त करने की बात कही। क्या है ये बीमारी, कब तक मुक्त करने की बात कही गई है? सर इसे मुक्त करने की बात 2047 तक मुक्त करने की बात की गई है। और सर इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो आकार होता है वो मतलब वो सिकल बड़ा हो जाता है, शेप उसका भी। हाँ, उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उसका नाम सिकल सेल एनीमिया है। तो कौन से क्षेत्र इसमें प्रभावित हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ ये बीमारी पाई जा रही है भारत में? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी सरकार क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1267 कमेटी बड़ी चर्चा में रही। क्या है ये कमेटी? सर ये मेनली जो टेररिस्ट होते हैं उनको प्रतिबंधित कर, उनको प्रतिबंधित करने के लिए ये लाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में किसको प्रतिबंधित किया गया, क्या उसकी भूमिका रही है? सर इसमें नाम नहीं याद आ रहा। आपने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के विषय में सुना है? नहीं सुना है? सुना है। क्या है ये, क्या है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? ऑलरेडी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, क्वाड चल रहा है, I2U2 चल रहा है, G20 है, CU है, फिर इसमें एक नया आ गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या है, इसकी क्या भूमिका होगी, क्यों लाया गया इसे? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि अभी चाइना के बढ़ते अर्थव्यवस्था और उसका जो राजनीतिक कद बढ़ रहा है उसकी वजह से सारे वर्ल्ड का फोकस जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे है। और इसमें इंडिया भी क्योंकि एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये भी उसी क्षेत्र में आती है इंडो पैसिफिक में। तो अभी जो युग चल रहा है इसमें जो इंडो पैसिफिक एरिया में, क्योंकि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे अवसर बहुत ज्यादा है विकास के, अभी तो सारा वर्ल्ड जो है इस पे अभी ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसी की वजह से जो इंडो पैसिफिक एरिया में जो कंट्रीज है उनको एक मंच पे लाने के लिए इसको लाया गया है। एक चीज़ बताइए कि अभी मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 की चर्चा रही, ठीक है, उसमें सुसाइड की भी बात कही गई है। तो आपको क्या लगता है कि सुसाइड एक सामाजिक समस्या है या एक मानसिक समस्या है? सर इसमें मैं जहाँ तक देखती हूँ कि सामाजिक का ज्यादा असर होगा, क्योंकि कोई जैसे व्यक्ति है वो ज्यादा डिप्रेस या मेंटली डिस्टर्ब तब होता है क्योंकि समाज को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है और जब उस चीज को वो फुलफिल नहीं कर पाता तो वो तनाव में रहता है। समाज को एक्सपेक्टेशन होता है या उस व्यक्ति की अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है, वो खुद से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता है कि मुझे, अब जैसे एक एज एग्जांपल आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि भाई अब सप्लाई इंस्पेक्टर से मुझे SDM बनना है, समाज ने तो नहीं कहा आपको कि आप SDM बनिए, तो आप इसमें समाज को कैसे ला सकते हैं? जी सर, मैं इसमें समाज को इसलिए लाती हूँ क्योंकि समाज ने ही SDM को ज्यादा, एक तो उनको ज्यादा ड्यूटीज दी हैं कि वो समाज में ज्यादा योगदान कर सके और समाज में एज कम्पेयर टू सप्लाई इंस्पेक्टर समाज में SDM को एक ज्यादा सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है। समाज ने आपको फोर्स किया कि नहीं आप जाकर के SDM बनिए? समाज ने तो फोर्स नहीं किया, ये आपकी चॉइस है ना? जी सर, इनडायरेक्टली समाज ने क्योंकि ये नॉर्म्स तय किए हैं या रूल बनाए हैं, इसलिए सर मैं उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। जी सर। रूबी, अंबेडकर नगर से आती हैं आप। अंबेडकर जी का संविधान के निर्माण में और समाज सुधार में क्या भूमिका रही है? सर संविधान निर्माण में तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और सर उसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए भी कार्य किया है, क्योंकि जो महिलाओं की प्रॉपर्टी राइट या इक्वल राइट्स के लिए भी जो संविधान में प्रावधान है उनका योगदान है, या फिर जो कानून बना है हिंदू कोड बिल जो है सर उनके प्रयास से ही आया है।
और सर दलितों के लिए, क्योंकि सामाजिक उत्थान के लिए उनका योगदान रहा है। हिंदू कोड बिल क्या है? सर हिंदू कोड बिल में जो है कि जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, जिसमें इनको सिख और बौद्ध को भी इंक्लूड किया गया है सर, उसमें उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफर होगी, उनके या मैरिज में कौन से लॉ फॉलो होगी, इन सब के बारे में बताया गया है। अच्छा, मतलब विवाह संबंधी ये सब बातें दी गई है ना। तो उसमें क्या है कि अगर हिंदू पुरुष है तो कितनी शादी कर सकता है, और अगर एक से अधिक करता है तो क्या सजा है? सर कितनी सजा है ये तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन तो एक शादी कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं, 2-3 बता दीजिए। सर सबसे पहले चुनौती तो मैं ये देखती हूँ कि उसमें अभी समाज जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार है। उनको लगता है कि उनके धर्म में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका है। और सर इसके अलावा सर इस पे ये भी कहा जाता है कि क्योंकि हमारा देश जो सेकुलर एक कंट्री है, तो अगर हम सबके एक इक्वल लेवल पे ले आएंगे तो ये भी हुआ कि हम जो सर्वधर्म समभाव का अपनाते हैं उसके लिए भी ये चुनौती होगा सर। अच्छा, आपने डिप्टी कलेक्टर रखा होगा पहले प्रश्न सर, है ना? तो अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं तो जो आपने कहा कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे उनको प्रोत्साहित करेंगे या किस तरीके से उनको स्वीकार करवाएंगे कि वो तैयार हो जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? सर इसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले तो क्योंकि उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या जो रिलीजियस लॉ है उसमें महिलाओं के अधिकार ही कम है या उनको कम मिले हुए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सरकार ने, संसद ने कानून बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। अब आपको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपके क्षेत्र में है। आप जहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं वहाँ पर उस नीति को अप्लाई करना है कि वहाँ पर कोई माइनॉरिटीज़ जो महिला उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे, वहाँ पर क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि ये नीति सफल हो? सर मुझे लगता है कि इसमें महिलाओं को भी जागरूक करने की सबसे पहली जरूरत होगी, क्योंकि वो इतने दिन से क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है तो खुद ये मान लेती हैं कि ये सही है उनके लिए, या फिर उनको ये अधिकार कम ही मिले हुए हैं, और तो इसलिए उनको सबसे पहले जागरूक करना होगा कि नहीं, आप भी उनके इक्वल हैं। और इसके लिए सर जैसे कि हम कोई कॉन्फ्रेंस या कोई नुक्कड़ नाटक के थ्रू या किसी के थ्रू हम उनको जागरूक कर सकते हैं। अच्छा, आपके जिले में साक्षरता दर महिलाओं के संदर्भ में कितनी है और पुरुषों की कितनी है? सर पुरुषों की 78 या एक समाज शास्त्री की, मतलब वो स्टूडेंट होने की हैसियत से आपको क्या लगता है कि महिलाओं का पिछड़ापन आपके ज़िले में शिक्षा के क्षेत्र में क्यों है? सर मेरे जिले में शिक्षा के पिछड़ेपन में क्या कारण है महिलाओं के संदर्भ में? सर सबसे पहले तो एक तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है सर, अभी वैसे भी वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो जब गरीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित सर महिलाएं होती, क्योंकि इसमें ये भी समाज का माइंडसेट ही आता है, क्योंकि वो लड़कों को क्योंकि ये मानते हैं कि वो उनके लिए एक सिक्योरिटी का काम करेंगे, क्योंकि लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी, उनके लिए कोई रोल नहीं निभाएंगी या उनके बुढ़ापे में काम नहीं आएंगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि लड़कों को तो अच्छी जगह भेजते हैं, लेकिन लड़कियों को स्कूल से या तो ड्रॉप करा देते हैं, और इसके अलावा सर उनके भाई बहन या कोई होते हैं तो उनको देखभाल करने के लिए भी लड़कियों को ही घर में रखा जाता है। और सर क्योंकि माताएं बाहर काम करने भी जाती हैं, तो सर इसमें भी क्योंकि जो माताओं के काम करने जाने के बाद जो है घर की जिम्मेदारी लड़कियों पे आ जाती है। और सर सुरक्षा का भी थोड़ा इशू है वहाँ पे, क्योंकि स्कूलों में अभी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे बाथरूम वगैरह वो अभी उतनी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी लड़कियाँ खुद भी पीछे हटती हैं। ठीक है, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि गरीबी से ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं, है ना? तो फिर पुरुष ज़्यादा गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या क्यों करते हैं? सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते जवाब दीजिएगा। जी सर, मतलब डे टू डे लाइफ में मैं कहूँगी कि महिलाओं का जो सोशल है, जैसे कि उनका एम्पावरमेंट या फिर उनको कहीं बाहर जाने की आज़ादी या फिर इन सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि जो आदमी लोग हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली का
ध्यान रखेंगे और काम करने, जो बाहर काम करने का जो कर्तव्य है वो आदमियों लोगों का है, इसलिए वो सर यहाँ पे भी वो आप आपूर्ति अधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं ना। मेरी दो छोटी छोटी बातें हैं, मांग और आपूर्ति, और आवश्यकता और आपूर्ति, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर मांग तो जैसे कि सर मांग जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आवश्यकता के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि अगर हमें कहीं कोई हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो हम ज्यादा लग्जरी चीजें भी मांग कर सकते हैं, तो मांग उन सब चीजों से भी प्रभावित होगी, जबकि आवश्यकता जो है बेसिक नीड से ज्यादा प्रभावित रहेगी कि जो हमें खाना या कपड़ा, इनकी जो बहुत ही बेसिक नीड्स हैं, या फिर किसी कोई जरूरत होती है कहीं, जैसे ट्रांसपोर्ट कहीं जाना है, उसकी जो डिमांड होगी उसको आवश्यकता आधारित नहीं। आपकी भूमिका किस रूप में होगी, किस वाले पक्ष में, मांग और आपूर्ति या आवश्यकता और आपूर्ति? मेरा तो यहाँ पे आवश्यकता आपूर्ति का है, क्योंकि यहाँ पे मेन काम जो होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको गरीबों तक पहुँचाना और उसमें कोई काला बाजारी या जमाखोरी इन सबको रोकने से। अच्छा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आपने बात की, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार की जो योजना है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सफल रही है और लाभार्थियों को उचित लाभ मिल पाया है? जी सर, मैं मानूंगी काफी हद तक सफल रही है, क्योंकि जो खाना, जो भोजन की जो आवश्यकता होती है, इसको एटलीस्ट ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको कम करती है। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो लाभार्थी उसके वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक ये योजना पहुंची है। जी सर, पहुंची भी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी रही हैं, क्योंकि सर 2009 की स्टडी में, अभी रिसेंट की तो मुझे नहीं याद है, उसमें ये पाया गया था कि जो एक्सक्लूजन एरर 61% है, जो कि काफी है ये सर, और इंक्लूजन एरर भी 21% है। लेकिन सर तब भी मैं मानूंगी कि ये कहीं ना कहीं अगर 41% पॉपुलेशन को भी देती है, तो इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर नंबर में देखेंगे तो काफी ज्यादा लोगों को ये कवर। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इससे सरकार के रिसोर्सेज पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, और जब सरकारें इसको देने लगती हैं तो हमारी सरकार कहती है कि इसको रेवड़ी के रूप में बांटा जा रहा है? सर पीडीएस के बारे में तो नहीं कहा गया है, रेवड़ी के बारे में। लेकिन अगर कुछ भी फ्री में दिया जा रहा है तो वो किस में आएगा? रेवड़ी में ही आएगा। नहीं सर, मैं इसे कई बार हमने देखा है कि सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो जैसे 1 साल के लिए होते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है उस सिस्टम को वो एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको वोट बैंक के रूप में मिले। तो वोट बैंक के लिए अगर आप किसी कार्यक्रम को पीडीएस सिस्टम जैसे किसी कार्यक्रम को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये रेवड़ी कल्चर की तरह है? जी सर, इससे मैं सहमत हूँ कि अगर पीडीएस के जैसा कोई कार्यक्रम है, जैसे कि मैं फ्री बिजली हो गया या फिर पानी वाले, नहीं, अनाज को लेकर के, अनाज की सप्लाई को लेकर के। सर अगर इस पर्पज से सिर्फ वोट बैंक के पर्पज से किया गया है तो मैं सर इसे गलत मानूंगी। लेकिन जैसे क्योंकि भोजन एक मूल अधिकार है जनता का कि उसे एटलीस्ट भोजन मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं उसे बेहतर ज्यादा मानूंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मेरा वहाँ से 2 सवाल है। एक तो हमने अपना एक सिस्टम बनाया है, नेविगेशन सिस्टम नाविक, और एक ऑलरेडी चल रहा है जीपीएस। तो दोनों के बेसिक प्रिंसिपल्स में, उनके काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, ज़रा से ये बताइए। बेसिक प्रिंसिपल्स। अच्छा, दूसरा अभी चैट जीपीटी आ गया, तो इससे क्या आप लाभ देख रही हैं और इससे आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी सर, इसका लाभ तो ये है, एक तो ये बहुत ही अक्यूरेटली कोई चीज अगर हम उससे पूछते हैं तो वो दे देता है, उसका जवाब बहुत अक्यूरेटली दे रहा है, और इससे हमें कोई काम करने में बहुत, जैसे कि हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हमें कुछ उससे जानना है, जैसे अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे लिंक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमें सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन होगा उससे प्रोवाइड कर देगा सर। लेकिन जो इसमें इसकी चुनौतियाँ ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा निर्भर बना देगा। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं सबसे बड़ी चुनौती देखती हूँ कि जैसे कि बच्चे इस पे अगर निर्भर हो गए तो उनका जो माइंड है, सोचने समझने की क्षमता है, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और सर इसके अलावा सर ये तो ये रिसोर्स भी, क्योंकि ये काफी काम खुद कर सकता है तो इसे ह्यूमन रिसोर्स की भी कम जरूरत पड़ेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से,
जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा डेवलप हुआ है अराउंड द वर्ल्ड, उससे महिलाओं के जीवन स्तर पे, उनके रहन सहन पे क्या परिवर्तन आप देखते हैं, एक महिला होने के नाते भी? सर, एक तो उन्हें विश्व में या फिर देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है घर बैठे, जो कि वैसे नॉर्मली वो बाहर क्योंकि कम निकलती हैं तो उन्हें पता नहीं होती है। तो फिर क्या विश्व में चल रहा है इसकी जानकारी उन्हें मिल जाती है। और सर, इससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। न्यू ट्रेंड के हिसाब से वो खुद को अपडेट कर लेती हैं। और सर, अगर जैसे कि हम इसका इम्पैक्ट ये भी है, जैसे कि अब कोई पढ़ना चाह रही है कोई लड़की, लेकिन वो घर से या गांव से बाहर नहीं निकल सकती है, तो वो अभी घर बैठे भी पढ़ सकती है जो ई लर्निंग के माध्यम से। और कोविड के टाइम में तो इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हमने देखा है सर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। हम कई बार सिंबलिज्म में जेंडर बायसनेस लाते हैं, पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लैक फॉर मेल, तो ये ठीक लगता है आपको? ये ठीक है? जैसे मान लीजिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश में पिंक थाने बनाए जा रहे हैं, पिंक बसें चलाई जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है इससे तो जेंडर जो है गैप है वो बढ़ाया जा रहा है, तो और दूरी की जा रही है। जी सर, वैसे तो अगर सिंबल से देखें तो सर मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ कि पिंक गर्ल्स के लिए हो और ब्लैक बॉयज के लिए। लेकिन सर, क्योंकि ये एक नॉर्म बन गया है कि पिंक गर्ल्स के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पिंक कलर का रहेगा तो दूर से देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये वीमेन के लिए कोई सुविधा है। अच्छा चलिए, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है, मुझे बस दो डिफरेंस बताइए कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, दो डिफरेंस। सर, समाजवाद की जो कल्पना है उसमें इनइक्वालिटी, कंप्लीट इनइक्वालिटी को एबॉलिश करने की बात नहीं है, उसमें रीजनेबल इनइक्वालिटी को उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। जबकि साम्यवाद में कि कोई भी असमानता नहीं रहेगी समाज में, यहाँ तक कि वो स्टेट को भी एबॉलिश करने की बात करता है साम्यवाद। वहां पे कोई भी काम बड़ा या छोटा का नहीं होगा या कोई रूल करने वाला भी नहीं होगा। जबकि समाजवाद में जो है कि एक रूलिंग कम्युनिटी होगी, इसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की बात करते हैं, जबकि रीजनेबल इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। एंटी रोमियो स्कॉट, सहमत है एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सर से बातें कर रही थी महिला पुरुष पे, आप एक ऐसी चीज़ जो लगता है मोरल पुलिसिंग है, औरंगजेब मुहतसिब लागू करता है समझ में आता है, लेकिन आज के ज़माने में एंटी रोमियो स्कॉट 21st सेंचुरी में सहमत है? सर, मैं उसके पूरे जो न्यूज आई है, उसके पूरे कार्य करने की तरीके, उस पर थोड़ी मुझे असहमति है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो न्यूज आई थी कि कोई भी कपल जा रहा है उनको हैरास करने की न्यूज आई थी। तो सर, इस बात से मेरा असहमति है। लेकिन तो क्योंकि समाज में, क्योंकि अभी भी हम लोग उतने प्रोग्रेसिव नहीं हुए जहाँ की इक्वेलिटी या फिर महिलाओं के साथ हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए इसको मैं थोड़ा जरूरी भी समझती हूँ कि जहाँ पे जो पोटेंशियल एरिया है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, अगर वहाँ पे स्क्वाड तैनात किए जाए तो ये महिलाओं की सुरक्षा में ज्यादा। ओके, थैंक यू, यू कैन गो नाउ, इंटरव्यू इज ओवर।